AITS का सेट नंबर 4, मतलब जो AITS नंबर 4 है फुल टेस्ट का, आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। और मैं इस AITS के फुल लेंथ 4th वाले पेपर का ऑर्गेनिक वाला पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक, तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये PDF के फॉर्म में खुला हुआ है पेपर। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला वाला क्वेश्चन जो आ रहा है, जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, वो आपका 46 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो सर ने शायद बता ही दिया होगा आपको कि हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन गिव 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एंड 5.4 ग्राम ऑफ H2O, द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करिए, मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स निकालने का तरीका आप जानते हैं। मोल्स निकालने का तरीका, मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ से आप निकाल सकते हैं मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ निकाल लेंगे 88 ग्राम CO2 के लिए है, तो फॉर CO2 आप निकालेंगे तो वेट है 8.8 डिवाइडेड बाई 44। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, पहला चीज। फिर आएंगे फॉर H2O के मोल्स निकालेंगे। तो H2O के मोल्स मेरे को दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में 5.4 ग्राम, तो 5.4 डिवाइडेड बाई मैं क्या करूँगा, 18 करूँगा। ठीक, तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आ गया, 0.2। ठीक, अब मैं जब यहाँ से सॉल्व करूँगा तो ये कितना आएगा, 0.3, पर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से और यहाँ निकालूंगा 0.6। ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि CO2 में पूरा का पूरा कार्बन जो है वो 1 मोल आ रहा है ना, और यहाँ पे H2O में जो हाइड्रोजन आ रही है 2 टाइम्स आ रही है, तो इसका मतलब मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो आया गया वो आ गया 0.2:0.6, या इसको अगर मैं सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करूंगा तो 1/3। तो 1/3 ये हमारा रेशो आ गया। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में ये रेशो बन रहा है? तो अगर आप गौर से देखें तो ये बन रहा है सेकंड वाले ऑप्शन में, C2H6 वाले में। तो कि C2H6 अगर हम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1:3, मतलब इसका आंसर होगा आपका सेकंड वाला। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा आता है 50 वाला क्वेश्चन। इसमें देख रहे हैं आप 50 वाला क्वेश्चन बोल रहा है अगर कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव द डायगोनल रिलेशनशिप। आपको मालूम है डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप होती है कि किसी भी ग्रुप का सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, किसी भी ग्रुप के सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपने नेक्स्ट हायर ग्रुप के थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ कुछ प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब किसी भी ग्रुप का सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपने नेक्स्ट हायर ग्रुप के थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ में, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें कौन सा ऐसा रिलेशन है, मैं क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ 50 की, क्वेश्चन नंबर 50 में, तो ये यहाँ पे आएगा बेरिलियम और एल्यूमिनियम, क्योंकि बेरिलियम आपका कौन से ग्रुप का मेंबर है, सेकंड ग्रुप का, और नेक्स्ट उसका कौन सा आता है, 13 ग्रुप का, उसके थर्ड पीरियड के एलिमेंट मतलब एल्यूमिनियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। जैसे हम लोग लिखते हैं लिथियम का किससे आता है, मैग्नीशियम से आता है यहाँ पे, तो बेरिलियम का किससे आएगा, एल्यूमिनियम से आएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और इसका आंसर होगा आपका थर्ड वाला। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला जो है। उसके नीचे आप देख रहे हैं 51 वाला क्वेश्चन भी इनऑर्गेनिक वाला है। यहाँ पे ऑक्साइड दिए हुए हैं और उनका पूछा है कि इनका नेचर क्या होता है। तो जो NO होता है, जिसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ये न्यूट्रल होता है। तो फर्स्ट का जो होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, और जो एल्यूमिना है Al2O3 वो कैसा ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ये फैक्ट है सारी चीजें। तो आपका ये हो जाएगा, आपका बी जो होगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ। मतलब अगर इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ये भी नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, और सोडियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। इसका आंसर आपका आएगा फर्स्ट वाला। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 52, ये भी आपका क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का करेक्ट ऑर्डर बताना है। आपके पास 4 एलिमेंट है, एक है आपका CO2, फिर एक है आपका NF3, फिर एक है आपका NH3 और एक है आपका H2O। अगर इन चारों में देखा जाए तो CO2, चूंकि CO2 का स्ट्रक्चर आपको पता है, CO2 का स्ट्रक्चर आपका लीनियर होता है और इसका रिजल्टिंग डाइपोल इस टाइप से आता है, इसका म्यू क्या आता है, 0 आता है। मतलब CO2 का जो डाइपोल मूवमेंट है वो सबसे कम होगा। तो CO2 कहां सबसे कम आ रहे हैं, तो इन 3 ऑप्शन में था वो आपका अब आपको देखना है कि NF3 का जो डाइपोल आता है कैसे निकालते हैं हम NF3, चूंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, इसका रिजल्टिंग नीचे आया, इसका रिजल्टिंग नीचे आया, इसका रिजल्टिंग नीचे आया और इसका रिजल्टिंग ऊपर गया। तो ये दोनों कुछ कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका कुछ कम होगा, है ना, पर इससे तो थोड़ा ज्यादा होगा। अब NH3 का देखते हैं हम लोग। NH3 में ये कंडीशन है, यहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और एक लोन पेयर आ रहा है आपके पास में। सॉरी, मैंने यहां पे 4 ले लिया। ये यहां पे एक लोन पेयर आएगा ना, ये यहां पे लोन पेयर आएगा और लोन पेयर किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा यहां पे, और यहां भी लोन पेयर आ रहा है। अब इसका रिजल्टिंग इधर आया, इसका रिजल्टिंग इधर आया, इसका रिजल्टिंग इधर आया और इसका रिजल्टिंग भी इधर आया। ये चारों अपवर्ड जा रहे हैं। अब वाटर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ज्यादा किसका होता है, अगर मैं डाटा की बात करूं एनसीईआरटी में डाटा में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वाटर का होता है, उसके बाद NH3 का, उसके बाद NF3 का और उसके बाद CO2 का। मतलब यहां भी जो आएगा 52 का आंसर वो आपका फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है 53, ये भी इनऑर्गेनिक का है, केमिकल बॉन्डिंग का। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट का मतलब क्या होता है, हाइपोवैलेंट का होता है ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा कंपाउंड जिसका जो सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता है, मतलब बिलो ऑक्टेट रहता है, माने लेस ऑक्टेट वाला रहता है स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं। और इस कैटेगरी में आ रहा है आपका BF3। अगर BF3 में देखा जाए तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है ये, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। ठीक, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 54 वाला, ये भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। आपको एक टेबल दी हुई है, आपको टेबल दी हुई है और बोल रहा है टेबल में कि किसका ज्योमेट्री क्या होगा। जैसे आपको दे रहा है SF6, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि SF6 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका आपको पता होगा, है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं हम लोग, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास में जो लोन पेयर है, इनका सम करते हैं तो जो वैल्यू आती है वही हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर मैं SF6 की बात करूं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं SF6 का। अगर मैं SF6 की बात करूं तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है आपके पास, 6, और कितने लोन पेयर होंगे, 0। 0 क्यों होगा कि सल्फर के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ने बॉन्ड बना रखे हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो 6 आने का मतलब क्या हो जाएगा, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा उसका sp3d2, मतलब 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक s का, 3 p का और 2 d का, तो टोटल 6 हो गए ऑर्बिटल। तो sp3d2 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो पहले का जो होगा, ए का जो आपका SF6 का होगा वो क्या होगा आपका, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये जो होगा ए का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला होगा। तो ए का थर्ड कहां आ रहा है ऑप्शन में, अगर आप देखें तो एक ही ऑप्शन में है ए का थर्ड,
मतलब आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है कायदे से, है ना। वैसे तो मैं बता दूंगा पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही में ऑप्शन आ रहा है और ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ही आपके पास ए में थर्ड आ रहा है। वैसे आपका दूसरा था CCl4। CCl4 में अगर देखते हैं आप तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं आपके पास में, सिग्मा बॉन्ड के नंबर कितने हो गए 4, और कितने लोन पेयर है 0। तो इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, और sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल, आपको पता है। तो इसका जो बी वाले का CC पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसा सेट देखेंगे आप तो यहाँ पे 54 का सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन इसमें जो आ रहा है या इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन आ रहा है वो है 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 N3H, जिसको हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं, अमोनिया रिस्पेक्टिवली। तो ये बड़ा इजी है। HNO3 का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, यहाँ पे पूछ रहा है सेंट्रल एटम की अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको पता है हाइड्रोजन की +1 × 1 1 मोल है, प्लस नाइट्रोजन की x × 1 प्लस ऑक्सीजन की -2 × 3, और इन सब का एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है। अब यहाँ से मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 1 + x - 6 = 0, सो x = आ जाएगा +5। इसका मतलब है नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट आ रही है वो +5 आ रही है। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन प्लस में है, सॉरी इसमें माइनस दे रहा है, माइनस में आएगी नहीं इसकी। तो ये आपका 61 का सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। अब आते हैं उसी के नीचे वाला 62 वाला, बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर पहले तो ये समझे नाइट्रोबेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये है नाइट्रोबेंजीन, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोजन ने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ में। अब ये कॉन्जुगेशन में पूरा सिस्टम, तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया जो ओरिजिनली है। अब ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर पोलराइज होगा तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला इधर पोलराइज होगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड, ये NO- और ये आपका ये और ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। फिर अगर हम आगे चलें तो ये वाला पाई बॉन्ड पोलराइज होगा, ये इस साइड पोलराइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो इसका अगर मैं सेकंड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये और ये फिर डबल बॉन्ड बना लेंगे और फिर डबल बॉन्ड NO- कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपका सेकंड बनेगा। फिर अगर मैं आगे चलूं तो ये वाले पाई बॉन्ड को पोलराइज करूंगा, ये इधर पोलराइज होगा तो कुछ ये ऐसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NO- और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनेगा। फिर लास्ट में ये वाला पाई बॉन्ड फिर पोलराइज होगा, ये नीचे की तरफ पोलराइज होगा इस साइड में ऐसा, और फिर यहाँ पे ये बना लेंगे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे N इधर ये बना लेंगे डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ये स्ट्रक्चर है। तो इसने टोटल आपके पास कितने बना लिए, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए, 1 2 3 4 और ये है आपका 5। तो नाइट्रोबेंजीन के टोटल आपके पास में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका 62 का 5th वाला। अब आते हैं नेक्स्ट उसमें 63 क्वेश्चन देखें, ये भी आपका बोल रहा है पायरॉल इज द एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एजर्शन सही है, क्योंकि पायरॉल क्या होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या है, नाइट्रोजन है। अगर मैं पायरॉल की बात करूं तो कुछ पायरॉल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसका ये पास ये लोन पेयर है।
ठीक है। तो पायरॉल इज अ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि इसके पास में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला भी पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉन्जुगेशन में होने के कारण क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, साइकिल के अंदर है। तो फिर उसमें आगे बोल रहा है, इसमें कंपाउंड में, इसमें रीजन में ये बोल रहा है कि इन अ साइक्लिक हैज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फॉलोज द हक्कल्स रूल। ठीक है, ये हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें n का वैल्यू कितना आएगा, इंटीजर में आएगा। तो इसका एजर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है, बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला हो जाएगा। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इन अ साइक्लिक हैज अ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉलो द हक्कल्स रूल। साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये हक्कल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो हमको मिलेगा 64 वाला क्वेश्चन। इसका IUPAC नेम पूछ रहा है आपसे, इजी है। IUPAC नेम, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे O और ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ये ईथर है, आपको पता है, और इसमें ये एसिमेट्रिकल ईथर है। और एसिमेट्रिकल ईथर में क्या करते हैं हम लोग, जो लार्जर अल्काइल ग्रुप का है उस पर नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है क्या है आपका, इथॉक्सी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इथॉक्सी पेंटेन। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका सेकंड वाला, 3 इथॉक्सी पेंटेन। तो 64 का आपका आंसर आ जाएगा 3 इथॉक्सी पेंटेन। अब अगर हम लोग आगे चलें तो उसके बाद 65 वाला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखिए पहला दिया है आपको CaC2 ग्वीज आउट H2O, इसके बाद है A, और इसके बाद है रेड हॉट Fe, आयरन ट्यूब है, और इसमें टेम्परेचर दिया है 873 केल्विन का। देखिए ये CaC2 क्या है आपको पता है, कैल्शियम कार्बाइड है। और कैल्शियम कार्बाइड के जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है वहां से एसिटिलीन। मतलब पहला जो A कंपाउंड बनेगा वो ऐसी रिएक्शन होती है, CaC2 प्लस H2O, 2 मोल लेंगे वाटर के, और यहाँ बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और प्लस बाई प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊं तो, वैसे बाई प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है कंपटीशन में, मेन प्रोडक्ट। अब इसका हम लोग 3 मोल लेंगे और उसको इस सेटअप के साथ हीट करेंगे, रेड हॉट Fe और 873 में। ये रिएक्शन कहलाती है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ये बना लेगा आपका बेंजीन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 भी एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन A एंड अदर इज लेबल्ड एज एजर्शन R। ठीक है, एजर्शन A और एजर्शन R के फॉर्म में दे रहा है। एजर्शन A बोल रहा है आपको कि रिएक्शन ऑफ HI विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। ठीक, दूसरा ये बोल रहा है कि HI शो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो एजर्शन तो ट्रू है पर उसका रीजन फॉल्स है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब प्रोपीन की रिएक्शन कराएंगे आप, प्रोपीन की रिएक्शन जब आप, ये मेरा प्रोपीन है, HI के साथ कराएंगे तो यहाँ पे ये टूटेगा H प्लस और I माइनस में, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा, और ये किधर टूटेगा, ये इस साइड में टूटेगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, और उसकी वजह है कि उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये आयोडीन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगी, और इससे जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब 2 आयोडो प्रोपेन बनेगा पहले वाले से। अब दूसरा बोलता है कि HI शो द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन विथ प्रोपीन। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि जो HI में से अगर हम लोग यहाँ पे इसको रेडिकल के, ये अभी आयंस के फॉर्म में टूटा है ना, ध्यान रखिए, ये आयोनिक मैकेनिज्म है, ये इलेक्ट्रोफिलिक
मतलब एडिशन रिएक्शन हो रही है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये EAR हो रही है। अगर इसको रेडिकल के फॉर्म में कराते तो रेडिकल के फॉर्म में कराने पे क्या होता, अगर मैं यहाँ पे प्रोपीन और HI को रेडिकल के फॉर्म में तोड़ता, तो यहाँ पे अगर मैं रेडिकल के फॉर्म में तोड़ रहा हूँ HI को, मतलब मैंने होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया, तो ये बन जाएगा H रेडिकल और I रेडिकल। और ये I रेडिकल क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, और ये क्या करेगा, I रेडिकल दूसरे I रेडिकल के साथ मिलके यहाँ पे I2 का मॉलिक्यूल बना लेगा, ये आयोडाइड बनाएगा ही नहीं। ध्यान से समझिएगा, अगर ये रेडिकल के फॉर्म में हुआ, आयोडाइड रेडिकल बना अगर मान लीजिए, तो वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी का यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। इसी का इसका एजर्शन तो सही है पर रीजन इसका गलत है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब इसी में तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला 66 का। अब 67 वाला क्वेश्चन देखिए, 67 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एसिटिलीन कैन बी विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मेजर प्रोडक्ट। अब आपको दो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें आपको बोल रहा है कि किसमें प्रोपीन इथीन बनेगी। तो पहला दे रहा है आपका 1,2-डाइब्रोमोइथेन, मतलब ये दिया हुआ है CH2Br और इसकी रिएक्शन करा रहा है जिंक के साथ में, हीट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका इथिन और साथ में ZnBr2 यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनेगा। ये तो पहली वाली रिएक्शन से हो गया। तो आपसे क्या बोल रहा है, एसिटिलीन बनाना है, तो इससे तो नहीं बन पाएगी। सेकेंड वाली रिएक्शन बोल रहा है, सेकेंड वाली रिएक्शन थी हमारी CH2Br और इसमें दो रीजेंट यूज कर रहा है, एक यूज कर रहा है अल्कोहलिक KOH और दूसरा यूज कर रहा है सोडामाइड। ध्यान से समझिएगा, अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड दोनों ही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, मतलब बीटा एलिमिनेशन करते हैं। तो पहले वाले को अगर मैं यूज करूंगा, सिर्फ पहले वाले को अगर यूज किया मैंने यहां पे, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। एक Br जाएगी यहां से, तो उसके बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगी, ये हो गया बीटा एलिमिनेशन, ये पहले से हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे सोडामाइड यूज करता हूँ NaNH2, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा आपका एसिटिलीन या इथाइन बन जाएगा। तो इसमें आंसर सही होगा आपका सेकंड वाला कि 67 का, कि किससे एसिटिलीन बनेगी, इससे नहीं बनेगी, इससे इथीन बनेगी, इससे बनेगी एसिटिलीन, और ये दोनों ही क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, या इसी को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो ये बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, ये रिएक्शन आपने देखी। तो ये इस पेज में आपके पास ऑर्गेनिक के ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ रहे हैं, तो हमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपको दे रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है H2O H2S और इस टाइप से H2O फिर H2S फिर H2Se फिर आपका H2Te टेल्लुरियम के साथ और ये ऑर्डर बोल रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो ये ऑर्डर गलत है। आपको मालूम है कि अनएक्सपेक्टेडली वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 16 ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है, और उसकी वजह आपको शायद मालूम होगी, क्योंकि वाटर बना लेता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। वाटर बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, 4। इसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इन सब के रिस्पेक्ट में। तो ये जो ऑर्डर लिखा है वो गलत है पहला तो एजर्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। तो इंक्रीज मोलर मास से इंक्रीज नहीं होता, ये भी गलत है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो आपके इनकरेक्ट है। मतलब इसमें जो आंसर आएगा आपका वो 4th वाला आएगा, बोथ हैव इनकरेक्ट।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। बोल रहा है कि विच कंपाउंड ऑफ जिनॉन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा जिनॉन का पॉसिबल नहीं है। तो जिनॉन का जो XeF5 है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिनॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉपुलरली आती है, जिनॉन की जो OS आएगी वो आती है 4, 2, 4, 6 और 8। ये 4 पॉसिबल रहती है जिनॉन की, और ये 5 नहीं होती है। तो 5 वाला जो कंपाउंड है वो आपका नॉट पॉसिबल, मतलब ये कंपाउंड बनेगा ही नहीं नेचर में, क्योंकि जिनॉन एकमात्र इनर्ट गैस है जो कंपाउंड बनाता है, और उसकी वजह ये होती है क्योंकि उनका जो आयनेशन पोटेंशियल होता है वो कम होता है, इसी कारण वो क्या होता है, फॉर्म करते हैं कंपाउंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में। बोल रहा है द एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको 4 दिया है, Fe दिया है, CO दिया है, Ni दिया है और Zn दिया है। तो Zn की जो IP होती है इस कोऑर्डिनेशन में, मतलब इस उसमें सबसे हाईएस्ट है अभी वाले उसमें। उसकी वजह है क्योंकि इनका वैलेंस शेल पूरी तरह से कंप्लीट है, 4s2 3d10 होते हैं। आपको मालूम है इसको सूडो ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीट होता है, और s भी पूरा भरा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, फुलफिल्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दे आर स्टेबल, और इनके दोनों ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब है ये कंपाउंड हाईली स्टेबल है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो यहाँ पे इसकी आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी इन चारों में, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और जिंक में सबसे ज़्यादा होगी जिंक की। तो 77 का आंसर हो जाएगा 4th वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है वो 78 है। 78 बोल रहा है कि व्हेन MnO2 इज फ्यूज विद KOH एंड KNO3 अ कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म, द कंपाउंड इज। देखिए अगर MnO2 को हम लोग रिएक्ट कराते हैं, MnO2 के 2 मोल ले लेंगे, तो इसको KOH या KNO3 जिसके साथ भी आप करा रहे हैं, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बनाता है K2MnO4, K2MnO4 बनाता है। इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, ये है पोटेशियम मैग्नेट। तो पोटेशियम मैग्नेट फॉर्म कर लेता है, जिससे कारण वो कलर्ड कंपाउंड बनाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका K2MnO4 बनाने के कारण क्या होता है, 78 का फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 79 क्वेश्चन भी आपका वो वाला है। 79 बोल रहा है कि द नंबर ऑफ CO ग्रुप ब्रिज्ड बिटवीन CO बॉन्ड इन CO2 CO का होल 4। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में, मैं इसको मिटा देता हूं, अब CO2 CO होल 8, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं आपके सामने, दो जो ये CO हैं सेंट्रल एटम, और ये सारे क्या हैं, कार्बोनिल ग्रुप है। मैं बड़ा उसको लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो आप उसको समझेंगे। ये स्ट्रक्चर है, ये दो मेटल है कोबाल्ट, और ये कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ। तो इसमें ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये आपका जो है वो क्या है, आपका ब्रिज कार्बोनिल है। तो ऐसे कितने हैं टोटल, 2। तो इसने पूछा इस स्ट्रक्चर में कितने ब्रिज कार्बोनिल बनेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला। मतलब इसमें 2 जो होंगे वो आपके इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा इसमें। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोएस्ट मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए आपको पता होगा कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक नहीं होता है।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब आप सोल्यूशन में किसी कॉम्प्लेक्स को मिलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो रहता है स्क्वायर ब्रैकेट वाला वो इंटैक्ट रहता है, केवल उसके जो बाहर जो सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन होते हैं वही बाहर निकलते हैं। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन था आपका ये पहला ऑप्शन था। दूसरे ऑप्शन की बात करूं ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरे ऑप्शन की बात करें और अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स कैटायन मिलेगा और एक सिंपल एनायन मिलेगा। मतलब यहां से टोटल आयंस आपको कितने मिलेंगे? 2 मिल पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक मिलेगा कॉम्प्लेक्स कैटायन और एक, मतलब इस पे ऐसे होगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। यहां पे होंगे K2 है आपके पास में, तो यहां से 2 पॉजिटिव मिलेंगे और एक निगेटिव, मतलब 2 सिंपल कैटायन और एक कॉम्प्लेक्स एनायन, मतलब यहां से टोटल आपको 3 आयन मिलेंगे। अगर हम यहां से चलें तो यहां से भी आपको 3 आयन मिलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और 2 सिंपल एनायन, और यहां से चलें तो टोटल आपको 4 मिलेंगे। तो आयंस आपको मालूम है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द करंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सबसे कम आयन आपको यहां मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि सबसे कम कंडक्टिविटी, लोएस्ट मोलार कंडक्टेंस किसका होगा? फर्स्ट वाले का। और उसकी वजह क्या है कि सोल्यूशन में आयंस ये क्या कर रहा है? सबसे कम दे रहा है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहां देखते हैं हमारा कौन सा पोर्शन ऑर्गेनिक वाला है। तो इसमें पहले ही क्वेश्चन दिख रहा है 81 जो है वो ऑर्गेनिक वाला है। बोल रहा है कि इन विच रिएक्शन सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। देखिए, राइमर-टीमन रिएक्शन है तो सीसी बॉन्ड बनता है। राइमर-टीमन रिएक्शन में होता क्या है कि जब फिनॉल की रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं तो बन जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो फिनॉल के बाद जब सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा, राइमर-टीमन रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे हमने फिनॉल लिया, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ में रिएक्शन कराई, तो यहाँ हमको मिल गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो आपने देखा यहाँ पे एक सीसी बॉन्ड नया बन गया, यहाँ इसके साथ में एक सीसी बॉन्ड, तो ये तो सीसी बॉन्ड बना रहा है राइमर-टीमन में। दूसरा बोलता है स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन में क्या होता है? हैलोजन एक्सचेंज होता है। मतलब आप RX की रिएक्शन करा रहे हैं AgF के साथ में और यहाँ पे बन रहा है RF और साथ में बन जा रहा है AgX। तो यहाँ पे कोई भी नया CC बॉन्ड नहीं बन रहा है, मतलब आपका ऑप्शन होगा यही वाला स्वाट रिएक्शन का। बाकी आपका फिटिक रिएक्शन में भी क्या होता है, आप 2 एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं, मतलब क्लोरोबेंजीन रहते हैं, और वहां से बाइफिनाल बनता है, तो दोनों फिर से क्या होते हैं? सीसी बॉन्ड नए बन जाते हैं। अगर मैं फिटिक रिएक्शन की बात करूं तो फिटिक रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, 2 मोल लेंगे हम क्लोरोबेंजीन के सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ DE, और यहाँ पे आपका बनेगा बाइफिनाइल बनेगा, ये कंपाउंड बन रहा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं सीसी बॉन्ड बन रहा है। और लास्ट है आपकी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में भी टॉल्विन बन जाएगा अगर आपने वुड्स रिएक्शन में आपके पास इथेन बन जाएगा अगर आपने 2 मिथाइल क्लोराइड लिया है, तो वहाँ भी नए सीसी बॉन्ड बनेंगे। तो बाकी सब में सीसी बॉन्ड बनेंगे, इसमें कोई नया सीसी बॉन्ड नहीं बन रहा है, केवल हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला 81 में, और वो होगी आपकी स्वाट रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में। 82 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स एल्कीन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इस क्वेश्चन की, और आपके पास 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो पहला वाला जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल, देखिए कॉपर के साथ 573 में रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली में, अगर मैं इसको यहाँ मिटा के बात करूं तो ये बेसिकली है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2।
तो अगर मैं पहले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये है और कॉपर के साथ में 573 में हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, यहाँ आपको मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, 2 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जबकि 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो बना लेते हैं एल्कीन बनाते हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाते। तो इसमें ए और बी जो दो ऑप्शन है, दोनों ए 1 डिग्री अल्कोहल है और 3 भी 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ए और सी जो है वो ए और 1 और 3 जो है ये बनाएंगे एल्डिहाइड, सेकंड वाला बना लेगा आपका कीटोन, बट ये फोर्थ वाला 3 डिग्री है, ये ना तो एल्डिहाइड बनाएगा ना तो कीटोन, क्योंकि वो सेंट्रल एटम के पास में हाइड्रोजन है ही नहीं रिमूव करने के लिए, तो ये बना लेगा एल्कीन। तो इसमें ऑप्शन सही होगा 82 का फोर्थ वाला। और ये रिएक्शन क्या हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ H2, यहां से हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 वाला भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। बोल ये रहा है कि द इंटरमीडिएट इन एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रोजन, एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रोजनेशन जब भी होता है, कोई भी अल्कोहल लिया, जैसे मान लीजिए मैंने इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल लिया मैंने ये, और इसकी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो पहले क्या होगा, यहां पे ऑक्सोनियम आयन बनते हैं इस टाइप से, ये ऐसा बनेगा ऑक्सोनियम आयन, और फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। फिर यहां से अनस्टेबल होने के कारण ये वाटर मॉलिक्यूल डिपार्ट करेगा, और यहां पे बन जाएंगे आपके पास में, यहां 2 हाइड्रोजन होंगी, यहां पे आपके पास बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो यहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है, ये ऑक्सोनियम आयन बना है यहां पे, ठीक है ना, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल डिपार्ट करेगा यहां से, मैं उसको थोड़ा ठीक से लिख दूं, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये कुछ ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर, HCH3, यहाँ है CH2, और यहाँ पे बनेगा OHH और पॉजिटिव। फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और वाटर मॉलिक्यूल डिपार्ट करेगा, -H2O लिख रहा हूँ, इसको ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, और ये बन जाएगा इथाइल कार्बोकैटायन। तो ये वाया जो इंटरमीडिएट जो बोल रहा है किसके थ्रू होगी, तो ये होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 वाला, इजी 84 क्वेश्चन। बोल रहा है गिवन टू द स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ बेंजेल्डिहाइड विद द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो बोल रहा है कि पैरा नाइट्रो, चूंकि आपको मालूम है कि बेंजेल्डिहाइड जो होता है, मैं अगर यहां पे दिखाऊं आपको, तो जो बेंजेल्डिहाइड है, जिसको ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स भी बोलते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एम डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये जब भी कोई चीज को अटैक कराएंगे तो ये कौन सी पोजीशन पे कराएंगे, ये लोग कराएंगे मेटा पोजीशन पे कराएंगे, ठीक है ना, ये जो है मेटा पोजीशन पे होगा, मेटा नाइट्रो बनेगा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, बोल रहा है कि पैरा पोजीशन पे नाइट्रोबेंजीन जाना चाहिए, तो ये मेटा पे बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है CH2 इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, तो ये करेक्ट है। देखिए जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों डीएक्टिवेटिंग होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं बेंजीन रिंग पे, और मेटा पोजीशन जो होती है अकॉर्डिंग टू मेसोमेरिक इफेक्ट ये डीएक्टिवेटिंग पोजीशन होती है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, तो इसका आंसर आना चाहिए सेकंड वाला। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग, आपको बता रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड इज गैस एट द रूम टेम्परेचर। ये तो फैक्ट है, ये तो सही है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो गैस फॉर्म में आपको मिलता है।
फिर दूसरा बोल रहा है कि अल्कोहल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्काइल हैलाइड ऑफ द सेम नंबर ऑफ कार्बन। ये भी सही है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल के पास में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है करस्पॉन्डिंग अल्केल की तुलना में, रिस्पेक्ट में। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि एल्काइल हैलाइड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन। ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, ओनली ए एंड बी ओनली जो है वो करेक्ट है स्टेटमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिस्पॉन्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन वो देते हैं जिसमें कि सी डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, या मतलब CH3CO ग्रुप हो जिसमें ये, और या तो CH3CHOH ग्रुप हो। अगर ये जो दो ग्रुप होते हैं ये देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसमें पहला वाला देखिए CH3CHOH ग्रुप है, ये देगा पहला वाला। दूसरा वाला CH3COOH है। अब आपको लगेगा CH3CO ग्रुप तो है ही है, पर ध्यान रखिए यहाँ पे OH ग्रुप क्या होता है, CO से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एसिड जो होते हैं इथेनॉइक एसिड वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है इज मोर रिएक्टिव देन, रिएक्टिविटी ऑर्डर में ऊपर आने के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये OH ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, सिस्टम कंजुगेशन में है, इसी कारण ये वाला आंसर सही होगा। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। बाकी नीचे CH3CO कीटोन देता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, और इसमें भी CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है फोर्थ वाले में, तो ये भी देगा आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनॉइक एसिड नहीं देगा, क्योंकि उसमें OH ग्रुप की रिएक्टिविटी CO ग्रुप से ज़्यादा है और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो इसी कारण ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे पाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होगा, ये प्राइमरी अमाइन जो होगी, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे प्राइमरी में नाइट्रोजन के साथ में, वो बनाएगा आपका, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं C4H9NH2 है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ में, जो वाटर के साथ में इस टाइप से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे मैंने लिया C4H9NHH, और इसके साथ क्या करेगा, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड इस टाइप से बनाएगा। तो प्राइमरी अमाइन के साथ में 2 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, सेकेंडरी अमाइन के साथ में 1 मोल बनेगा, कि देखिए, और टर्शरी के पास में कोई हाइड्रोजन है नहीं नाइट्रोजन के साथ में, तो उसमें तो ऑर्डर क्या आएगा इनकी बॉइलिंग पॉइंट का, ये सेकंड वाला आंसर सही होगा। ABC सबसे ज़्यादा प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी अमाइन का, फिर सेकेंडरी अमाइन का, फिर टर्शरी अमाइन का, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के कारण। अब चलते हैं आगे और 88 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका ऑर्गेनिक वाला है। बोल ये रहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू कन्वर्जन द एसिटामाइड इनटू मिथाइलामाइड। मतलब एमाइड से आपको एक कार्बन कम का अमाइन बनाना है। इसके लिए आपको पहला ऑप्शन दे रहा है कार्बिलमाइन रिएक्शन। कार्बिलमाइन रिएक्शन में तो क्या बनता है आपका, आइसोसाइनाइड बन जाते हैं अमाइन से, तो ये तो नहीं होगा, पहला गलत। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन में हम लोग साइनाइड लेते हैं, एमाइड नहीं लेते हैं। आपको एमाइड बोल रहा है, साइनाइड से हमारा अमाइन बनता है, ये भी नहीं होगा। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में भी हम लोग थैलामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, और इसमें आपका क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है, एनिलीन नहीं बनता। एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। लास्ट वाला है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। यस, ये वाला रिएक्शन सही है। इसी में ही क्या करते हैं हम लोग, एमाइड को क्या करते हैं, ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एक कार्बन लेस का क्या बनता है, अमाइन बनता है। चूंकि आपने एसिटामाइड लिया है, मतलब इथेनामाइड लिया हुआ है, तो इथेनामाइड से एक कार्बन कम कर देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, मिथाइल अमाइन बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का फोर्थ। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन सबसे मतलब कन्वीनियंट और सबसे बढ़िया मेथड है कन्वर्ट करने की एमाइड से 1 कार्बन लेस का अमाइन बनाने में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। बोल रहे हैं डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन कॉज जीरोप्थैल्मिया। आपको मालूम है जीरोप्थैल्मिया जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोप्थैल्मिया होता क्या है,
जीरोप्थेल्मिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया एक डिजीज, दो टाइप की डिजीज होती है विटामिन ए कमी से, एक होता है जीरोप्थेल्मिया और दूसरा होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रॉड्स कम हो जाते हैं, वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और दूसरा होता है जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया कॉर्निया हार्ड हो जाता है। तो ये दोनों बीमारी जो होती है एक विटामिन डी कमी से होती है, जो है विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। तो ये है रेटिनॉल की कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, बायोमॉलिक्यूल में आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है ऑर्गेनिक में, वो है आपका 90 वाला। बोल रहा है कि मोहर सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द इक्विमोलर अमाउंट। मोहर सॉल्ट किससे बनाते हैं? मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मोहर सॉल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट से हम बनाते हैं मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट मतलब बोला, एक तो ये ग्रीन विट्रियोल बोल रहा है, ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट ऐसे, और अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट, इन दोनों को मिलाएंगे तब बनेगा आपका फेरस अमोनियम सल्फेट, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मोहर सॉल्ट। आपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में भी किया होगा इसको। तो इसमें आंसर सही होगा सेकंड वाला, ग्रीन विट्रियोल और अमोनियम सल्फेट को मिलाने से बनेगा आपका मोहर सॉल्ट। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले जो क्वेश्चंस थे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 4 के, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे डिस्कशन हेल्पफुल होंगे और आप इनको बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं यहीं पे अपने डिस्कशन को रोकता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।